एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, आज आपका जो लाइव क्लास है 7 PM में चलेगा। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है इस बार। इसलिए आप लोग आज का क्लास मिस ना करें। आज आज का क्लास आपको 7 PM में चलेगा। आप लोग लाइव रहेंगे उस समय, क्योंकि आज की क्लास से आपको 15 से 20 मार्क्स आने की पूरी गारंटी है मेरे तरफ से। अगर 15 से 20 नंबर आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझे बुरा भला बोल सकते हैं, गाली भी बक सकते हैं। मैं इतना ओपन चैलेंज करता हूँ हरदम, और आज भी कर रहा हूँ। इसलिए अगर आज का क्लास आप लोग गंवा देंगे तो समझिए कि आपका 15 से 20 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए आज की क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। आप 7 PM में आपका क्लास जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए, आज की शाम आपके नाम 7 PM में हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए क्लास को स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका NCERT का BTC का चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय संख्या 3 है। उसी के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं, छानबीन करने जा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसी को मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, विश्लेषण करने जा रहा हूँ, छानबीन करने जा रहा हूँ। अब किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, जो 10th लेवल का होगा, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से यही सब क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, हर साल की भांति इस साल भी पूछी जाएगी। तो आज आपका डेट कितना हो गया? तो आपका आज 22 तारीख हो गया और पहला महीना हो गया और 2021 हो गया। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर करा चुका हूँ। पहला लेक्चर क्या किया था? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की 80% चांस है उसका, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपसे ओपन चैलेंज भी किया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या से इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता है। मैं आपको जब रियल नंबर का एनालिसिस किया तो 8 क्वेश्चन बताया था, और फिर उसके बाद मैं किया पोलिनोमियल का, किया बहुपद चैप्टर का। देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल का एनालिसिस किया, छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, और जितने भी क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने थे मैंने सबको यहाँ पे डिस्कस कर दिया और बताया कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सेम इसी टाइप का रहेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाएगा। और मैंने आपको ओपन चैलेंज करके भी रखा है कि अगर इससे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप लोग मुझे बुरा भला भी बोल सकते हैं कि सर आपने बताया क्या चीज़ और पूछ दिया क्या चीज़। तो नहीं, अगर आप मेरे इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं और इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं जो मैंने रियल नंबर का एनालिसिस किया, फिर मैंने पोलिनोमियल बहुपद का एनालिसिस किया, और आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर नंबर आपका 3 है NCERT का, उसके ऊपर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो लोग भी पीछे वाला 2 वीडियो नहीं देखे होंगे, वास्तविक संख्या का एनालिसिस और बहुपद का एनालिसिस, उनको लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके वो प्रीवियस दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इस बार कर दिया गया है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आपका ज़्यादा कर दिया गया है, दोगुना क्वेश्चन कर दिया गया है। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या और बहुपद पोलिनोमियल का मैंने एनालिसिस पहले से ही करके रखा है, 20 के डेट में और 21 के डेट में, और 22 को ये कर रहा हूँ। हर दिन एक चैप्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ। हमको इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, 5 से 6 घंटा मैं समय बर्बाद करता हूँ, फिर एनालिसिस करता हूँ इसको। तो जो लोगों को भी वीडियो देखना है आपको एनालिसिस किसका, तो रियल नंबर का और फिर से बहुपद का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे,
यहाँ आपको पोलोनोमियल एक्सरसाइज 3 आपको कौन सा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसी के ऊपर मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जांच पड़ताल करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको आता है। अगर सब्जेक्टिव की बात कर ले, सब्जेक्टिव की बात कर ले तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के, मतलब 4 मार्क्स मिलेगा, यहाँ से 4 मार्क्स मिलेगा आपको। और लॉन्ग में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ध्यान से फिर समझ लीजिए मेरे बातों को। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। सब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 पूछे जाते हैं, तो मान लीजिए 2 ही पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का, तो 4 मिला, यहाँ से 4 मिला। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आना तय ही है, तो 5 ऐड कीजिए, 5 अब 5 10 4 14 नंबर यहाँ से आपको आने जा रहा है। देखिए अगर इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको 14 से 20 नंबर आने की पूरी गारंटी है। देखिए यहाँ पे 14 से 20 मार्क्स आपको यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपना कर दे रहा हूँ, आपको भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बुरा भला कह सकते हैं, जो भी मन वो भी बोल सकते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, 5 से 6 घंटा उस पर समय गंवाया हूँ। इसलिए ना मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए 14 से 20 मार्क्स का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और इस साल भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर मिस कर दीजिएगा तो 14 से 20 नंबर आप गंवा दीजिएगा। 14 से 20 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना है आपको। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिया हूँ कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y = k तथा 10x + 4y = 3 के अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिया हूँ, p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। 2 समीकरण की मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिया हूँ समीकरण निकाय 7x - 2y = 3 और 22x - 3y = 16 को बृहज्य गुणन विधि से हल करें। 4 नंबर में क्या लिया हूँ, समीकरण 5x - 3y - 7 = 0 और x + 4y - 6 = 0 का आलेख ग्राफ खींचे। फिर 5 नंबर में एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए यह जो आपका क्वेश्चन है ना 3 नंबर जो लिखा हुआ है, समीकरण निकाय 7x - 2y = 3 और 22x - 3y = 16 को बृहज्य गुणन विधि से हल करें। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे वीवीआई मार लीजिए। ये हर साल पूछे जा रहे हैं और इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे 7x है वहाँ पे 10x हो सकता है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 4 हो सकता है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 हो सकता है। सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा उसका, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। आपको बोलेगा बृहज्य गुणन विधि से हल कीजिए। फिर देखिए ये तो वीवीआई है, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। 5 नंबर में समीकरण 5x - 3y - 7 = 0 और x + 4y - 6 को आलेख ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको हर साल पूछा जाता है। तो देखिए 5 नंबर 2 7 नंबर, 7 2 9 नंबर, 9 और 5, यहाँ से आपको मैं बोला ना 14 से 20 नंबर आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है। अगर पूरे ये क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, सारा का सारा कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अपने ध्यान में रखते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए
परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो धड़ाधड़ क्वेश्चन को बना दीजिएगा और 14 से 20 नंबर प्राप्त भी कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो को मिस ना कीजिएगा। कृपया अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हर दिन प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में औदित्य हल होता है। औदित्य हल होगा, औदित्य हल होगा। औदित्य मतलब क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। केवल और केवल एक हल होगा। केवल और केवल, केवल और केवल केवल और केवल एक हल होगा। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अद्भुत, एक, इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। देखिए, एक नंबर में क्या बताया कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा इस कंडीशन में? औदित्य हल होगा। औदित्य मतलब होता है एक, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब होता है एक, केवल और केवल इसका एक ही हल होगा। 2 नंबर में देखिए, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर हो गया C1/C2 के, तो इस कंडीशन में अनंत हल होते हैं। अनंत हल, मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका। मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। देखिए, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 के, सब आपस में बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। और तीसरा कंडीशन आपको यहाँ पे है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। कोई हल इसका होगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कौन है? 1 नंबर और 2 नंबर याद रखना है, अपने दिमाग में इसको रख लेना है। देखिए, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारे फार्मूले को, मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, मैं सभी को पहले से ही डिस्कस करके रखा हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ आप लोगों के समक्ष। ये जितने भी फार्मूले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सभी फार्मूले का सॉल्यूशन मैं करके रखा हूँ। जितने आपके मैथमेटिक्स में 10th क्लास में जितने भी फार्मूले हैं, मैं सबको एक जगह एकत्रित किया हूँ और सभी को डिस्कस किया हूँ बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छा से समझाया हूँ, ताकि, और ट्रिक भी बहुत बताया हूँ, बहुत सारा ट्रिक भी बताया हूँ, ताकि जाकर दिमाग में आपके सेट हो जाए। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स का सभी फार्मूला और उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसको। उसमें लिखा होगा मैथमेटिक्स का सभी फार्मूला एक ही वीडियो में। उस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग देख पाएंगे क्लिक करके, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं क्या बताया, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है? औदित्य हल होगा। केवल और केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। क्या होता है? यूनिक मतलब एक, अद्भुत। आप यूनिक बोलते हैं कि आप तो बहुत यूनिक मैन है, मतलब आप सबसे अद्भुत हैं, सबसे अलग हैं। इसीलिए मैंने अपने कोचिंग का नाम भी रखा है यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेज, जो मतलब सबसे अलग हो, उसी को हम लोग यूनिक बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं। यूनिक मतलब एक भी होता है, मतलब एक, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब 2 नंबर में A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर है C1/C2 के, तो अनंत हल हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस। तो 2 ही को आपको याद रखना है। 2 ही को याद रहेगा ना, तो हरदम इसी पे क्वेश्चन पूछता है। 3 नंबर याद भी नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फरमाया है, गौर फरमाइएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 1 में फरमा रहा है ये कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। देखिए, आ गया यहाँ पे अनंत हल। मैं अभी बताया कि अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है,
तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर हो जाएगा C1/C2 के। इस कंडीशन में अनंत हल होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपको अनंत हल दिखा तो आपको इस पे ध्यान जाना चाहिए कि A1/A2 करना है, बराबर करना है B1/B2 के, बराबर करना है C1/C2 के। तो आइए हम लोग करेंगे। अब फिर से पढ़ लीजिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। तो क्या क्या समीकरण गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे समीकरण दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 5x प्लस 2y बराबर का के दिया गया है के। और एक समीकरण दिया गया है 10x प्लस 4y बराबर 3। अब देखिए सबसे पहल का काम आपका क्या रहेगा इसमें। इसमें सबसे पहल का आपका काम यही रहेगा कि A1 B1 C1 लिखना है और A2 B2 C2 लिखना है। देखिए ये समीकरण 1 दिया गया है और समीकरण 2, आपको 2 समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो पहल का काम आपका यही होगा कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिखना। तो देखिए A1 लिखना है यहाँ पे, तो मैंने बताया था यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे x के जो बगल में है A1 होगा और जो y के बगल में है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B1 होगा, 2 हो गया। और C1 कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये A1 होता है B1 C1 और ये A2 B2 C2 होता है। समीकरण 1 में ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। तो लिख दिया कि A1 बराबर 5 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर k। ठीक उसी प्रकार A2 बराबर कितना हो जाएगा आपको, A2 बराबर यहाँ पे 10 है, 10 लिखिए। और B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B2 का वैल्यू आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है, 4 हो जाएगा। और C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर से समझिए एक बार, जो यहाँ पे A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, 2 गो समीकरण दिया गया था, दोनों समीकरणों को लिख लिए यहाँ पे। फिर A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू 2 है और C1 का वैल्यू k है। ठीक उसी प्रकार A2 का वैल्यू 10 है, B2 का वैल्यू 4 है और C2 का वैल्यू 3 है। सबसे मेरा पहल का काम क्या रहेगा कि A1 B1 C1 लिखना, A2 B2 C2 लिखना। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन है। लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए अनंत हल होने के लिए, चाहे अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। अब A1/A2 का वैल्यू मालूम है, B1/B2 का वैल्यू मालूम है और C1/C2 का भी वैल्यू मालूम है। रखिए अब यहाँ पे A1/A2 मतलब 5/10, 5/10 बराबर होना चाहिए B1/B2 मतलब 2/4 के, 2/4 के बराबर होना चाहिए C1/C2 के मतलब k/3 का यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अनंत हल के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन में आपके बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना के अनंत हल होंगे। मतलब के का क्या मान होगा कि जो समीकरण दिख रहा है इसका अनंत हल होगा। तो 2 गो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरणों को यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब यहाँ से A1 लिखना है, B1 लिखना है, C1 लिखना है, A2 लिखना है, B2 लिखना है, C2 लिखना है। अब क्वेश्चन में ही बोला गया था अनंत हल होने के लिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए अनंत हल के लिए कंडीशन में बताया हूँ। अनंत हल के लिए क्या बताया हूँ, ध्यान दीजिए। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो वही तो लिखा हूँ कि अनंत हल के लिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। तो A1/A2 का वैल्यू मालूम है तो 5/10 रख लीजिए, 5/10। अब B1/B2 का वैल्यू मालूम है 2/4 तो 2/4 हो गया। और C1/C2 का भी मालूम है यहाँ पे, तो k बट्टा में 3 हो गया। अब देखिए एक बार ये इससे जाएगा, इससे जाएगा, मतलब लिखेंगे यहाँ पे कि 5/10 बराबर k बट्टा में 3। और एक बार लिखेंगे 2/4 बराबर k/3। इस k का वैल्यू निकालना है ना कि k का क्या मान होगा, यही पूछा जा रहा है कि k का क्या मान होगा कि दोनों समीकरण क्या होंगे, उसका अनंत हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए लिखे कि 5/10 बराबर किसका होगा, तो k/3 के। और फिर लिखेंगे 2/4 किसके बराबर होगा, तो k/3 के। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, तो 10 को कैसे करेंगे, तो 10 के बराबर 3 को 5 से तो 15 हो जाएगा, 15। अब इस k का वैल्यू निकालना है। जैसे k का वैल्यू निकालना है तो ऊपर में 15 है,
ये गुने में है तो कहाँ भाग में आ जाएगा यहाँ पे। अब कटा दीजिए 5 से 3 बार में, 5 3 15, 5 दूना का 10, तो के बराबर 3/2 वैल्यू निकल गया। आइए यहाँ पे निकालते हैं क्या आता है। यहाँ पे कोना कोनी गुना कीजिए, 4 को केस करेंगे तो 4 के हो जाएगा बराबर, 3 को 2 से तो 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, तो 4 के बराबर 3 दूनी के 6। अब के बराबर क्या हो जाएगा 6, अब अट्टा में 4, तो के बराबर 3, 2 से कटेगा, 2 3 6 या 2 दूना का 4, तो 3/2 आ रहा है। देखिए दोनों जगह से के का वैल्यू सेम आ रहा है यहाँ पे, तो के का वैल्यू 3/2 हो गया। लिख दीजिए यहाँ पे कि जब के का वैल्यू 3/2 होगा तो द्विघात, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या बोला गया था, ध्यान दीजिए। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। दो समीकरण दिया गया था, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, C2 है। मैंने वहाँ सबसे पहले उसको लिख लिया। फिर अनंत हल बोला जा रहा है, तो अनंत हल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 को। मैंने इसको लिख लिया। अब A1/A2 का वैल्यू मालूम है 5/10 हो जाएगा, B1/B2 का वैल्यू है 2/4 हो जाएगा, और C1/C2 का वैल्यू मालूम है K/3। अब इस K का वैल्यू निकालना है, तो 5/10 बराबर लिखेंगे K/3, यहाँ पे लिख लिए। एक बार लिखेंगे 2/4 बराबर है K/3 के। अब दोनों जगह से K का वैल्यू निकाले तो आया 3/2 और K बराबर 3/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि जब K का वैल्यू 3/2 होगा, वही ना पूछा गया था K के किस मान के लिए, मतलब आपसे K का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो K का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 3/2 आ रहा है। तो K का वैल्यू जब 3/2 लेंगे तो ये समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, P के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों युग्म का औदित्य हल होगा। यहाँ पे देखिए औदित्य हल बोला जा रहा है। औदित्य हल मतलब मैं बताया था आपको, औदित्य हल को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसके लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। देखिए यहाँ पे मैं लिखवाया भी हूँ, यहाँ पे आपको लिखवाया भी हूँ कि A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, औदित्य हल हो जाएगा, केवल और केवल एक हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो औदित्य हल, क्वेश्चन में औदित्य हल जैसे ही बोले आपके दिमाग में यह खटकना चाहिए, आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की बात हो रही है। तो यहाँ पे P के किस मान के लिए, इसमें K का मान पूछा गया था, यहाँ P का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे अनंत हल बोला गया था। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। और यहाँ पे औदित्य हल बोला जा रहा है, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो अब इसको लगाइए। आइए लिखते हैं यहाँ पे और लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन 2 को करने जा रहा हूँ मैं। सोल्यूशन 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरणों को लिखिए। यहाँ पे एक दिया गया है 4x + py + 8 बराबर 0। एक समीकरण दिया गया है 2x + 2y + 2 बराबर 0। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मैं सेम काम किया था, इस क्वेश्चन में भी मैं सेम काम कर रहा हूँ सॉरी। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मैं सेम काम किया था, दोनों इक्वेशन को पहले लिख लिया था। इस क्वेश्चन में भी भाई दोनों इक्वेशन को लिख लिया हूँ। 4x + py + 8 बराबर 0 पहला इक्वेशन है, और दूसरा क्या है 2x + 2y + 2 बराबर 0, इक्वेशन 2 है। अब पहल का काम सबसे क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया था आपको कि आपको लिखना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे A1 बराबर क्या है, तो 4 है, B1 बराबर क्या है, तो P है, और C1 बराबर क्या है, तो 8 है। लिख दीजिए यहाँ पे। अब A2 बराबर क्या है, तो A2 आपको यहाँ से 2 मिलेगा, और B2 बराबर क्या है, तो B2 आपको 2 ही मिलेगा, और C2 बराबर क्या है, तो ये भी 2 ही मिलेगा। ध्यान दीजिए पहल का काम आपका यही ना है कि A1 B1 C1 लिखना और A2 B2 C2 लिखना। आपका काम यही ना है कि A1 B1 C1 लिखना और A2 B2 C2 लिखना। तो ये A1 हो गया, B1 हो गया, C1। A1 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू P और C1 का वैल्यू 8 हो गया। A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 2 और C2 का वैल्यू 2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था औदित्य हल होगा, तो लिखेंगे औदित्य हल के लिए, औदित्य हल है। तो औदित्य हल है तो क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के।
A1/A2 क्या होता है, बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो कर दीजिए A1/A2 4/2 हो गया, 4/2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो P/2 लिख देंगे यहाँ पे। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि A1 के वैल्यू 4 मालूम है, 4 रख दीजिए, और A2 के वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए। अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है कर दिए। अब B1/B2 तो B1 की वैल्यू P और B2 की वैल्यू 2 तो कर दीजिए। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 2 को P से करेंगे तो 2P हो जाएगा, 2P। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब P बराबर नहीं है 8 बट्टा में 2 आ जाएगा, कट जाएगा। P बराबर नहीं है 4 के, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, P बराबर नहीं है 4 का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4x प्लस PY प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, दो आपको समीकरण दिया गया था। पहला समीकरण यहाँ से A1 B1 C1 लिख लेंगे, और यहाँ से A2 B2 C2 लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो हम लोग जानते हैं कि जब अद्वितीय हल होता है तो आपको होता है A1/A2 अब बराबर नहीं है B1/B2 के। यही ना कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो A1/A2 तो A1 का वैल्यू 4 है, अब बट्टा का बट्टा, A2 के वैल्यू 2 लिख दिए। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। अब B1 का वैल्यू P है तो P रख दिए, अब बट्टा का बट्टा कर दिया। B2 की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 रख दिए। अब कोना कोनी गुना कीजिए जैसे उसमें किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 2 को P से तो 2P हो गया। अब बराबर नहीं है तो 4 दूनी के 8। अब P जैसे ही गुना में है कुदू क्या आ जाएगा भाग में, तो 2 चौका 4 बार में कटेगा, तो P का वैल्यू 4 के बराबर नहीं है। तो P का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है। यही ना बोला गया था कि P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो P का वैल्यू आपको 4 के बराबर नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि जब P का वैल्यू आपको 4 लेना है तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। P का आपसे वैल्यू पूछा गया है तो P का वैल्यू निकाल नहीं दिए। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, K का वैल्यू पूछा गया था। पीछे वाला क्वेश्चन में K का वैल्यू पूछा गया था, इसमें K का वैल्यू निकाले, और यहाँ पे P का वैल्यू पूछा गया था, यहाँ पे P का वैल्यू निकाले। P का वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर आपको लेना नहीं है P का वैल्यू। इस P का वैल्यू 4 के बराबर लीजिएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आइए 3 नंबर पर, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि समीकरण निकाय 7x - 2y बराबर 3 और 22x - 3y बराबर 16 को ब्रज गुणन विधि से हल करना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब ब्रज गुणन विधि होता है। तो 3 नंबर को आइए कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। 3 नंबर को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको 2 इक्वेशन दिया गया है कि 7x - 2y बराबर 3 दिया गया है, और फिर दिया गया है 22x माइनस 3y बराबर 16 गिवन है आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7x - 2y बराबर 3, 7x - 2y बराबर 3 और 22x - 3y बराबर 16 को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। ब्रज गुणनखंड विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी आपको सबसे हल्का काम क्या है कि जो प्लस के उधर है उसको इधर लाना है। तो देखिए 7x - 2y ये आपको उधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस में 3 है, -3 अब बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 22x - 3y -16 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। देखिए 2 समीकरण दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इसको ब्रज गुणन विधि से हल करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो काम क्या है, आपको जो बराबर के उधर है उसको इधर ला देना है। तो बराबर के उधर प्लस में 3 था, यहाँ माइनस में 3 आ गया। बराबर के उधर 16 था प्लस में, इधर माइनस में 16 आ गया। देखिए 2 आपको यहाँ पे समीकरण मिल गया। तो इसमें भी आपका काम है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिखना। तो लिखिए यहाँ पे कि A1 बराबर 7 है और B1 बराबर -2 है और C1 बराबर -3 है। ठीक उसी प्रकार A2 बराबर यहाँ पे 22 है और B2 बराबर कितना है जी, तो -3 है और C2 बराबर आपको -16 है। देखिए
ये माइनस के साथ लिखना है, साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू 7 है, B1 का वैल्यू -2 है, सिर्फ 2 लिखिएगा गलत हो जाएगा, -2 नहीं यहाँ पे, B1 का वैल्यू -2 और C1 का वैल्यू -3 है। ठीक उसी प्रकार A2 का वैल्यू 22 है, B2 का वैल्यू -3 है और C2 का वैल्यू -16 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बरज गुणन विधि निकालने का क्या ट्रिक होता है, मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ए रख दिया और यहाँ पे बी रख दिया और यहाँ पे सी रख दिया। तो आपको बीच वाले से स्टार्ट करना है, ए बी सी। तो बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे बी सी लिख देना है, बी सी लिखिए, एक्स बट्टे में बी सी लिखना है, एक्स बट्टे में बी सी बराबर वाई बट्टे में बी सी के बाद क्या आएगा, सी ए आएगा, सी ए बराबर 1 बट्टा लिखना है, ए बी आएगा। ध्यान दीजिए बीच वाला से स्टार्ट करना है और दो दो का जोड़ा लगाना है। तो बी सी पहले लिख दिए एक्स के नीचे, वाई के नीचे सी ए लिख देंगे, फिर ए बी लिखेंगे, एक्स बट्टा बी सी लिखना है बराबर वाई बट्टा सी ए लिखना है, फिर 1 बट्टा ए बी लिखना है। ध्यान दीजिए बीच वाला से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बी सी ए बी, फिर से ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है ना, बी सी पहले बीच वाला, ए बी सी कौन बीच में आएगा, बी बीच में आएगा, तो बी से स्टार्ट करना है, तो बी सी तो बी सी लिख दिए, फिर सी ए तो सी ए लिख दिए, फिर ए बी तो ए बी लिख दिए। अब देखिए काम क्या करना है, ये बी सी में से बी सी को घटा लेना है, बी सी है तो बी सी ए घटाना है, और यहाँ पे सी ए है तो सी ए घटाना है, और ए बी है तो ए बी ए घटाना है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम बारीकी से, हड़बड़ाने की क्या बात है भाई, थोड़ा ही पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन दिमाग में सेट ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं ऐसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सब में इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए अब क्या करना है, 12 21 12 21 12 21 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 12 21 12 21 12 21 लिख लेना है। ध्यान दीजिए क्या किया, सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ दो इक्वेशन दिया गया था, दो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया था, तो मैंने बताया कि जो प्लस का उधर, सॉरी बराबर का जो उधर आता है उसको इधर लाते हैं, तो बराबर को उधर 3 था तो इधर आएगा तो -3 बराबर 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार बराबर को उधर 16 था, इधर आएगा तो -16 बराबर 0 हो गया। अब A1 B1 C1 लिखना है, इसको देखते हुए, यहाँ से देखते हुए A2 B2 C2 लिखना है। अब एक्स लिख लेना है, एक्स बट्टे में लिखना है बी सी, और वाई बट्टे में सी है, और 1 बट्टा में ए बी। अब जो लिखे हैं ना बी सी, तो बी सी इसमें से माइनस करना है, सी ए लिखे हैं तो सी ए माइनस करना है, और ए बी लिखे हैं तो ए बी ए माइनस करना है। अब लिखना है 12 21 12 21 12 21। अब देखिए तो लिखिए 12 21 लिख लिए, फिर 12 21 लिख लिए, अब 12 21 लिख लिए, अब गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स अब बट्टे में क्या है, B1 C2 को गुना कीजिए, B1 C2 को, तो -2 और -16, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 गुना का 32 हो जाएगा, 32। ये देखिए बीच माइनस है तो बीच माइनस लगा दिया, समझ रहे हैं ना, B1 C2 बोला जा रहा है, तो B1 का वैल्यू -2 और C2 का वैल्यू -16, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 16 गुना का 32, और B2 C1 बोला जा रहा है, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया, B2 C1 B2 यहाँ है और C1 यहाँ, -3 और -3, तो +9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +9, तो 9 मतलब इसमें से घटेगा, ये तो फार्मूला वाला माइनस है ना यहाँ पे, ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ पे है। अब गुना करना था B2 C1 तो 3 तरीका का 9 हो गया यहाँ पे। अब वाई लिखिए, वाई बराबर दे दीजिए, बराबर है तो वाई लिखिए, C1 A2 बोला जा रहा है, C1 A2, C1 आपको यहाँ पे है, A2 यहाँ पे है, तो गुना कर दीजिए, ये 22 को प्लस में है, माइनस में 3 होता है, 22 यहाँ कितना होता है 66, और -8 चिन्ह लग जाएगा तो -66 हो गया, और बीच में माइनस है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस कर दिए। अब C2 बोला जा रहा है, C2A1 बोला जा रहा है, C2A1 बोला जा रहा है मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग, क्या बोला जा रहा है, C2A1 बोला जा रहा है, निकाल लीजिए, कौन बड़ी बात है। C2 कहाँ है बाबू, C2 यहाँ पे है -16, और A1 कितना है 7 है, तो 16 7 कितना होता है 112 होता है, 112 होता है ना, याद है आप लोगों की नहीं है,
नहीं है तो ध्यान देखिए यहाँ पे, देखिए C1 A2 पहले गुना करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे C1 कहाँ है बाबू, तो C1 यहाँ पे -3 है, A2 22 है, तो 22 दिया -66 हो गया, अब माइनस वाला माइनस लगा दिया। अब C2 का वैल्यू है -16, देखिए C2 का वैल्यू है -16, और आपको A1 का वैल्यू कितना है 7 है, गुना कीजिए, तो 7 छक 42 का 2 हाथ में लगा 4 और 7 अच्छा 11, देखिए -112, तो -112 मिल रहा है। अब बराबर का बराबर लिख दीजिए, 1 में A1 B2 मिल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त, तो A1 B2 मिल रहा है, तो A1 B2 लिखिए यहाँ पे, A1 और B2 गुना करना है, तो 7 तरीका -21 हो गया, -21 बीच माइनस है तो माइनस, A2B1 मिल रहा है, A2B1 कहाँ है, A2 यहाँ पे है और B1 यहाँ पे है, तो 22 को -44, -44 यहाँ पे मिल जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अब क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है, 1/32 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 23 मिलेगा, बराबर का बराबर y/में -66 और माइनस माइनस प्लस 112 मिल गया, बराबर 1/-21 और प्लस 44 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/23 आएगा बराबर y/, ये 112 प्लस में है और माइनस में 66 है, तो 112 में से जाएगा आपको 66, तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, और 10 में से देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ पे नहीं समझ रहे घटा लीजिए, 112 में से 66 घटाना है, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में 6 जाएगा तो 46 ना होगा, यहाँ पे कितना होगा 46 होगा। अब देखिए 1/44 में से 1 से घटाना है, 4 में से जाएगा तो 3 ना, 4 में से 2 जाएगा 23 हो गया यहाँ पे। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, लेके चले जाइए, लिखना है 1/23 बराबर 1/23। अब कोना कोनी गुना करना है, तो 23 x बराबर 23 हो गया, तो x बराबर 23/23 कट के x बराबर 1, यहाँ पे y/में 46 और 1/23 है, तो 23y बराबर 46, इसलिए y बराबर 46/23, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा ना 2, तो y बराबर 2, x बराबर 1 आंसर। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI यहाँ पे देखिए 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि समीकरण निकाय इतना के बड़ा जी गुणन विधि से हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल करना है। तो क्या बोला गया है कि समीकरण निकाय 7x - 2y बराबर 3 और 22x - 3y बराबर 16 को बड़ा जी गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए दोनों समीकरणों को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि 7x - 2y बराबर 3 लिख लिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग, तो लिख लिए कि 7x - 2y बराबर 3 लिख लिए, और क्या करना है उसके बाद, एक यहाँ पे था 22x - 3y बराबर 16, तो इसको भी लिख लिए। अब बताए थे कि जो बराबर को उधर है इसको इधर लाइए, तो बराबर को उधर में 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, वो बराबर को उधर 16 था, इधर आएगा तो क्या होगा -16 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 को देखते हुए A1 B1 C1 लिखना है, तो A1 B1 C1 लिख लिए, और यहाँ समीकरण 2 को देखते हुए A2 B2 C2 लिखना है, तो A2 B2 C2 लिख लिए यहाँ से। अब x बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से बताया था मैं ABC है, तो BC से स्टार्ट करना है, BC CA AB, तो BC लिख लिया और CA और AB। अब BC में से BC घटाना है, और CA है तो CA में से CA घटाना है, और AB है तो AB में से AB घटाना है। अब क्या करना है, 12 21 12 21 12 21 लिखना है, 12 21 12 21 12 21 12 21 लिख लिए। अब x बट्टा B1 C2 है, तो B1 C2 को गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है, माइनस का माइनस है, B2 C1 कर लीजिए गुना, इसमें देख के कर लिए, तो यहाँ पे क्या मिला है, x/23, जब 32 में से 9 हो जाएगा तो 23 को मिलेगा, बराबर का बराबर, और y बट्टा में -66, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 112 का 112 बराबर का बराबर आ गया यहाँ पे, 1/-21 माइनस माइनस प्लस 44। अब देखिए x बट्टा में 23 हो गया, अब बराबर का बराबर y बट्टा 112 में से जब 66 को माइनस करेंगे तो 46 हो आएगा, अब बराबर का बराबर 1/44 में से जब 21 हो जाएगा तो 23 को मिलेगा। अब देखिए
एक बार एक्स के इसके साथ लेंगे और वाई को एक बार इसके साथ लेंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बटा 23 है, यहाँ 1/23 है, तो लिख दिए x/23 बराबर है 1/23 के। और फिर लिखेंगे y/46 बराबर है 1/23 के, y/46 बराबर है 1/23 के। अब कोना को नहीं गुना करना है, 23 को x से गुना करेंगे तो 23x, अब बराबर का बराबर, जब 23 को 1 से तो 23। अब x बराबर ये गुना में कुदू के आ गया भाग में, और 23 बटे में 23 कट के एक मरतबा में चला गया, तो x बराबर 1 आंसर हो गया। और 23y बराबर कोना कोनी जब गुना किए हैं 23 को y से 23y हो गया, अब बराबर का बराबर 46 को तो 46 हो गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो ये गुना में कुदू के आ गया भाग में, तो 23 से जब 2 बार में भाग करेंगे तो 46 आता है ना, तो y का वैल्यू 2 मिल जा रहा है। तो यही ना पूछा गया था आपसे कि समीकरण निकाय को बड़ज गुणन विधि से हल करे, तो x बराबर 1 मिल गया और y बराबर 2 आंसर हो गया इसका। देखिए कितना आसानी से मैं बताया। अब देखिए 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ वाला। हर साल एक ग्राफ पूछा जाता है 5 नंबर का। तो समीकरण इतना और इतना का आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है, मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ आपको खींचना है, ध्यान दीजिएगा। ये सॉल्यूशन 4 है, 4 नंबर है ये क्वेश्चन। बोला गया है समीकरण 5x - 3y 5x - 3y - 7 बराबर 0 और x + 4y - 6 बराबर 0। लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5x - 3y - 7 बराबर 0 और समीकरण 1 मान लेता हूँ। यहाँ पे x + 4y - 6 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। बोला गया है कि 2 समीकरण दिया गया है, आपको 2 समीकरण दिया गया है और इसका आपको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम होता है इसमें, x वाले को एक साइड कर दीजिए या y वाले को एक साइड कर दीजिए, मतलब एक बगल x वाले को रखिए और एक बगल y वाले को रखिए। तो आइए मैं x को इक्वल करता हूँ। जब यहाँ पे करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में 3y है और माइनस में 7 है। जब बराबर से उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाता है ना, तो -3y तो +3y, अब माइनस है तो +7 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। ग्राफ को हल करने के लिए पहला काम क्या होता है कि x वाले को एक साइड कर दे और y वाले को एक साइड कर दिए। तो देखिए x वाले को मैं एक साइड करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5x का 5x लिख दिया, अब बराबर दे दिया। देखिए माइनस में 3y है, ये बराबर की इधर गया है तो प्लस में 3y हो गया। अब माइनस में 7 है, बराबर से रहे तो प्लस में 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा 3y अब +7 अब बट्टा में ये 5 है कुदुक के, सॉरी ये गुना में 5 है कुदुक के यहाँ पे आ गया। अब देखिए x वाले एक साइड हो गया और y वाला एक साइड हो गया। तो पहल का काम मैं आपको यही ना बताया कि जब कभी भी आपको ग्राफ निकालना होगा तो x वाले को एक साइड कर लेंगे और y वाले को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए मैं x वाले को एक साइड कर लिया और y वाले को एक साइड कर लिया। ठीक उसी प्रकार अभी यहाँ पे काम करते हैं। आइए यहाँ भी जब x वाले को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में सॉरी ये माइनस में 6 है, इधर आके प्लस में हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में हो गया। यहाँ पे आके समझ रहे हैं, ये माइनस में 6 है, ये प्लस में 6 हो गया आके यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्या रखा है यहाँ पे बाबू, देखिए सबसे पहले का काम मैं आपको क्या बताया हूँ इसमें कि x वाले को एक बगल कर लो और y वाले को एक बगल कर लो। तो यहाँ पे x वाले को एक बगल किया मैं, तो कितना मिला, जब 5x को यहाँ पे छोड़ दिया, ये माइनस में 3y माइनस में 7 है, जब बराबर से उधर भेजे हैं तो प्लस में 3y हो गया, प्लस में 7 हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाता है अब प्लस वाला माइनस। अब देखिए यहाँ से जब x निकाले हैं तो माइनस में 6 था, बराबर से इधर आ गया तो प्लस में 6 हो गया, अब प्लस में 4y था माइनस में 4y हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब मान सारणी बनाना है, इसका मान सारणी यहाँ पे लिखना है, मान सारणी। मान सारणी ऐसे लिख लेना है और फिर देखिए क्या करना है बाबू, यहाँ पे एक जगह x का वैल्यू लिखना है और एक जगह y का, एक जगह x का और एक जगह y का। ध्यान दीजिए जब इस y का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, देखिए जब इस y का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 गुने 1 + 7 हो जाएगा। 3 गुने 1 + 7, जब इस y का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुने y का वैल्यू 1 रखिए, आप प्लस का साथ है तो प्लस का साथ बट्टा में 5 हो जाएगा। मतलब हल कीजिएगा तो 3 आप +7 बट्टा में 5, तो 10 बट्टा 5 बराबर आपको 2 मिलेगा। देखिए 2 मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने x का वैल्यू यहाँ पे
वन रखा, सॉरी वाई का वैल्यू वन रखा, तो हमको एक्स कितना मिल गया, तो 2 मिल गया। ध्यान दीजिए फिर से मैं क्या बोला, जैसे ही मैं इस y का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया हूँ, y इज इक्वल टू 1, वाई का वैल्यू 1 रखा इसमें, तो 3 गुने 1 अब प्लस 7 अब बट्टा में 5, तो 3 एक 3 अब प्लस 7 अब बट्टा में 5, तो 7 3 10 अब बट्टा में 5, तो 2 मिल गया। तो हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो वही लिखे हैं कि जब y 1 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है हमको, वही। अब देखिए अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है, दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या ले कि सिंपली हमको कट हो जाए, सिंपली उसमें भाग लग जाए, जो मेरे लिए इजी रहे। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या लेते हैं इस बार, y की वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं, हाँ y की वैल्यू अगर 6 लेते हैं, देखिए y की वैल्यू हम लोग इस बार 6 ले रहे हैं। जैसे ही 6 लेंगे यहाँ पे देखिए 6 रख के देखिए, तो 3 गुने y का वैल्यू 6 रखना है, अब प्लस 7 अब बट्टा में 5, तो 6 3 18 अब प्लस 7 अब बट्टे में 5 हो गया, तो 18 7 25 होता है, अब बट्टे में 5 कट के 5 मिल गया। जब y के वैल्यू 6 लिए हैं तो x कितना मिल गया, 5 मिल गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे, एक बार y के वैल्यू क्या लिया हूँ 1, तो x का वैल्यू 2 आ गया, और जब y के वैल्यू यहाँ पे 6 रखा हूँ तो 6 3 18 या 7 25 अब बट्टा में 5, तो 5 से 5 में कट गया, तो 5 मिल गया। अब देखिए कम से कम आपको 2 वैल्यू निकालना है, x और y का कम से कम 2 वैल्यू निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 निकालना है। तो कम से कम हम लोग 2 निकाल लिए। अब इस पर ये काम करते हैं, इसका मान सारणी बनाते हैं। इसका जब मान सारणी बनाएंगे हम लोग, तो एगो खामा में क्या लिखेंगे, एगो में x लिखेंगे और एगो में y, एगो में x एगो में y। जब y का वैल्यू 0 लेंगे, देखिए जब y का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 गुना 0, तो 4 गुना 0 उसको भी 0 बना देगा, तो 6 बचेगा यहाँ पे। देखिए जब y बराबर 0 लिए, y बराबर जब 0 लिए तो क्या होगा 6 माइनस 4y है, तो 6 माइनस 4 गुने 0, तो 6 माइनस 0 बराबर 6 मिल रहा है। जब y 0 लिए तो x का वैल्यू 6 मिल रहा है, वही लिखिए कि जब y का वैल्यू 0 तो x 6। अब देखिए y के वैल्यू क्या लेते हैं इस बार 1 रखिए, जब y के वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 4 गुने 1, तो 6 माइनस 4 बराबर 2 मिल रहा है। जब y के वैल्यू 1 तो x 2 मिल रहा है, y के वैल्यू 1 रख के देखो ना, यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, x का वैल्यू 2। अब देखिए मान सारणी निकल गया। भाई ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है भाई, आपको x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ का कॉपी मिलता है एग्जाम में, चिंता ना करना आप लोग, वहाँ पे एकदम आपको कॉपी मिलेगा बना बनाया सब, उसमें नंबरिंग वंबरिंग सब रहता है। आपको एग्जाम में ग्राफ मिलेगा बना बनाया। देखिए यहाँ पे नंबरिंग कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आपको एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस है और नेगेटिव में वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, इसका वैल्यू 0 0 होता है। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए सब आपको पॉजिटिव में ही वैल्यू है, 2 1 5 6 6 0 2 1, तो निगेटिव में वाला नहीं कोई मतलब है नहीं है। अब देखिए मान सारणी यहाँ पे चलते हैं, जब x का वैल्यू 2 है तो y 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y 1 है। देखिए तो x का वैल्यू 2 है तो y कितना है 1 है, यही ना हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे जब नीचे मिलाइएगा तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे x पे कट कर रहा है, x का वैल्यू 2 है तो y कितना है आपको 1 है, तो यही हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे x का वैल्यू 2 तो y 1 है, पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है। तो देखिए x का वैल्यू 2 लिखे हैं तो y कितना है 1 है। अब आगे आइए, फिर बोला जा रहा है जब x 5 है तो y 6 है, x जब 5 गो है तो y को है 6 गो, मिलाइए कहाँ पे मिल रहा है। देखिए जब x 5 गो है तो y को है 6 गो, यहाँ पे मिलेगा। हाँ जब x 5 गो है तो y 6 गो, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लाएंगे तो 5 पे आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 5 हो गया, इधर मिलाएंगे तो 6 पे जा रहा है, मतलब x का वैल्यू 6। अब मिला दीजिए इसको, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो y 1 है, तो यहाँ पे जो नीचे मिलाइएगा यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 आ रहा है और y यहाँ पे मिलेगा तो 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू 2 y 1। जब x 5 है तो y कितना है 6 है, एक को तो हो गया। अब दूसरा में ये जब x 6 है तो y 0 को है, तो आइए x 6 को यहीं पे ना होगा, y 0 यहीं पे। देखिए x 6 है तो y 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे x 2 गो है तो y 1 गो है, x जब 2 गो है तो y 1 गो, तो ये तो बना ही चुके हैं पहले ही से। देखिए यहाँ पे यहीं पे कट हो जाएगा ये,
देखिए दोनों में कॉमन मिल जाएगा ना। जब एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई 1 है, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई 1 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन वाला रहता है ना वही आंसर हो जाता है, जो कॉमन वाला रहता है। देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो 2,1 पे काट रहे हैं। यहाँ पे नीचे मिला देंगे इसको, तो ये एक्स पर कितना मिल रहा है, तो 2 पर मिल रहा है, और वाई की तरफ मिलाएंगे तो वाई 1 पर मिल रहा है, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ही बना दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। यही ना बोला गया था कि समीकरण 5x - 3y - 7 और x + 4y - 6 = 0 का आलेख ग्राफ को खींचे। तो यहाँ पे खींच दिए। सबसे पहले दो को समीकरण देगा, दोनों समीकरणों को लिख दिए। अब यहाँ से x को एक साइड करना है, y को एक साइड करना है, कर लिए। यहाँ पे x को एक साइड और y को एक साइड, यहाँ भी x को एक साइड कर लिए, y को एक साइड। देखिए x एक बगल है और y एक तरफ है, फिर यहाँ भी x एक तरफ है, y एक तरफ है, यहाँ भी x एक तरफ है, y एक तरफ है। अब मान सारणी बनाना है। मान सारणी जब बनाए तो x का वैल्यू जब इसमें y का वैल्यू 1 रखे हैं तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है। x जब y का वैल्यू 6 रखे हैं तो x का वैल्यू 5 मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार y के वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x 6 को मिल रहा है, y के वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो x हमको 2 को मिल रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, ग्राफ यहाँ पे काट रहा है। जहाँ पे काटेगा वहाँ से नीचे मिलाएंगे, तो नीचे कहाँ पे मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, तो x का वैल्यू 2, यहाँ मिलाएंगे। जब साइड में ऐसे y की तरफ मिलाएंगे तो y 1 पे जाके मिल जा रहा है। देखिए 1 यहाँ पे है, 1 पे और 2 पे मिल रहा है, मतलब x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 1 आंसर हो गया। देखिए यही आपको ग्राफ होता है। कितना अच्छा तरीका से मैं आपको समझाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी टाइप का वीडियो इस पे अपलोड करता हूँ। अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब कभी भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, पूरे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में आग लगा दीजिए शेयर कर करके। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 गो क्वेश्चन देख लिए, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बोला गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये तो हिंट से लिखा हुआ है, ये हिंट से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए समझिए क्या बोला जा रहा है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। 5 नंबर में एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए एक रेलगाड़ी है जो मतलब समान उसका स्पीड एक स्पीड समान चाल से बोला जा रहा है। चाल मतलब स्पीड होता है, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब बोला जा रहा है कि जो चलने की उसकी स्पीड है ना, उसको अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो वो इसी यात्रा में 1 घंटा का समय लेगी। हाँ तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो समय तो कम लगेगा। आप लोग अपने दैनिक जीवन में रियल लाइफ में भी सोच सकते हैं कि जब स्पीड कम चलाते हैं तो कहीं भी जाने में ज़्यादा समय लगता है, और जब स्पीड ज़्यादा कर देते हैं तो कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा स्पीड मत चलाइएगा बाबू, बाइक को चलाते होंगे तो ज़्यादा स्पीड मत चलाइएगा। लिखा रहता है ना सब कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए इस पर मत चलिएगा रेलगाड़ी के। इसका तो एकदम रास्ता खाली रहता है, एकदम उड़ा के चल दो। लेकिन आप लोग बाइक से चलते हैं, गांव सब में रहते हैं, तो उसमें सब देख रेख के चलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं ना रोड पे, तो इसलिए आप लोग तेज चलाने की कोशिश ना करिएगा, तो डंटा पड़ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो उसी यात्रा में मतलब 360 किलोमीटर ही जाने में 1 घंटा कम समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है भाई कि जब स्पीड बढ़ाइएगा तो समय तो कम लगेगा, तो वही बोला गया है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए कि रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, और उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगले चैप्टर क्या है आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन वहाँ पे बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन उसी का है, लेकिन मैं इसको यहीं पे डिस्कस करना अच्छा समझता हूँ। और 5 नंबर के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आइए ध्यान दीजिए कैसे बनाना है इसको।
देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉल्यूशन 5 है, ये 5 नंबर का सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें नहीं दिया गया है ना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको रेलगाड़ी की चाल निकालना रहे तो क्या मानेंगे, उसको x मान लेंगे। कुछ कुछ भी आपको निकालना रहे, आपको कुछ भी निकालना रहे उसको क्या माना जाता है, तो x माना जाता है। आपको लाइफ में इस बात को याद रखिएगा कि आपको कुछ भी निकालना रहे तो उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा दूरी बराबर 360 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे दूरी दिया गया है आपको। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी कितना है, तो 360 किलोमीटर। तो जो भी दिया हुआ है लिख लीजिए उसको। तो लिख लिए यहाँ पे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा दूरी बराबर 360 किलोमीटर। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, इसी का यहाँ पे यूज होगा। आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे कि गति बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा में टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम, गति बराबर दूरी बट्टा में समय होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो स्पीड क्या माने हैं हम लोग, स्पीड गति को क्या माने हैं, चाल को क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो यहाँ पे एक्स रख दीजिए, अब बराबर का बराबर दे दीजिए। दूरी कितना है, दूरी बराबर 360 है, तो 360 रख दिए यहाँ पे। और समय हमको नहीं मालूम है तो समय का समय यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। गति बराबर गति स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो गति कितना है, कितना चाल से चल रही है, तो एक्स। तो यहाँ पे एक्स रख दिए, बराबर का बराबर दूरी कितना है, तो 360 रख दिए। समय नहीं बने, समय को समय कर दिए। अब देखिए आपको समय निकालना है यहाँ पे। तो समय जब यहाँ से निकालिएगा, जब यहाँ पे समय बराबर इसको यहाँ पे भेजिए, एक्स की जगह इसको भेज दीजिए, समय को एक्स की जगह और एक्स कहाँ जाएगा, समय की जगह। वही काम किए, देखिए समय को यहाँ लेके आ गए, समय 360 का 360 रह गया और एक्स को यहाँ पे ला दिए। तो ये आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए, मान है इसको। तो समय बराबर क्या आ गया, 360 बट्टे में एक्स आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल जो पहले x माने हैं अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक करना है उसको। तो वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पे कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो पहले चाल क्या था, आपको पहले चाल माने थे x, तब चाल कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। पहले से आपके पास 10 को रुपया है और 5 को दे देंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। पहले से आपके पास 1 को रुपया है और उसमें 5 को और दे देंगे तो x + 5 ना कर देंगे। हम लोग जोड़ते हैं ना उसमें, जब ज़्यादा होगा अधिक होगा तो जोड़ेंगे और कम होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे अधिक बोल रहा है कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो चाल पहले से था x, देखिए चाल पहले से माने थे x, अब अधिक हो गया है 5 को तो x + 5 हो गया ना। और दूरी तो सेम रहेगा ना, सेम दूरी है। देखिए बोला गया है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में बोल रहा है, मतलब 360 किलोमीटर ही जाने में 1 घंटा कम समय लगता है। तो ध्यान दीजिए, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तब चाल बराबर x + 5 हो जाएगा और दूरी तो वही रहेगा। तो फिर वही फार्मूला लगाइए ना यहाँ पे, फिर वही फार्मूला लगाइए। क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बट्टा में समय होता है। तो गति इस बार कितना है, गति को एक चाल बोलते हैं, चाल इस बार कितना है तो x + 5 है। तो रखिए यहाँ पे x + 5 हो गया। और दूरी कितना है बाबू, दूरी तो 360 है ना है, और फिर समय नहीं मालूम है इस बार, तो फिर समय लिख दिए यहाँ पे, समय का समय। अब देखिए फिर वही काम कीजिए, समय को यहाँ उठा के बिगिए और इसको यहाँ पे लाइए। तो समय को जब ऊपर लेके गए हम लोग, समय को ऊपर, तो ऊपर में 360 तो है ही और x + 5 यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए। ध्यान दीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन को, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा अब। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिए क्या पहला काम किए हैं
कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा तथा दूरी भी दिया गया था 360 किलोमीटर। हमको चाल पूछा गया था, इसलिए हम लोग इसको x मान लिए, नहीं मालूम था, लेकिन दूरी मालूम था 360 किलोमीटर प्रति घंटा। और फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम होता है, मतलब गति बराबर दूरी बट्टा समय। अब क्या गिवन है पुट कीजिए उसको, गति को ही हम लोग चाल बोलते हैं। तो चाल के वैल्यू यहाँ पे x है तो x रख दिए, बराबर का बराबर कर दिए। अब दूरी का भी हमको मालूम है 360 है, 360 रख दिए। समय नहीं मालूम है, समय को समय कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, समय को x की जगह ले जाइए और x को समय की जगह लाइए। तो समय को x की जगह ले गया और x को समय की जगह, देखिए x की जगह में समय को लाया, 360 है, 360 हो गया, अब बट्टा है तो ये समय को x की जगह ले गया हूँ तो x यहाँ पे समय की जगह आ गया। देखिए तो इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब क्वेश्चन में ही बोला गया था कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो चाल क्या हो जाएगा, पहले माने थे x तो x प्लस 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वही रहता है। तो फिर जानते हैं कि गति बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो गति का वैल्यू इस बार कितना हो गया, x प्लस 5। इसी को ना चाल बोलते हैं, कितना चाल से दौड़ रही है, कितना गति से दौड़ रही है। तो x प्लस 5 अब बराबर का बराबर दूरी का कितना है, तो 360 है, 360 रख दिए। और समय का समय, अब समय को ले जाइए x प्लस 5 की जगह और x प्लस 5 को लाइए समय की जगह। जब x प्लस 5 की जगह समय को ले गए, देखिए यहाँ पे बराबर का बराबर 360। अब समय की जगह क्या आ जाएगा, तो x प्लस 5, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए ऊपर भी समय नीचे भी समय, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हो जाएगा। क्यों होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। देखिए समय में से समय को घटाना है तो कैसे मालूम चलेगा कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू स्पीड क्या है, स्पीड x है, मतलब स्पीड यहाँ पे कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। देखिए जब स्पीड कम होगा, आपने दैनिक भाषा में सोचिए, जब स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लिख देते हैं। देखिए ज़्यादा, जब स्पीड कम है, x माने हैं यहाँ पे। देखिए चाल अभी x से ही चल रही थी, यहाँ पे चाल जब x माने हैं, देखिए चाल x माने हैं तो कम स्पीड है। जब कम स्पीड से चल रही है तो समय यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्या हुआ, चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो अब समय कम लगेगा ना। यहाँ पे देखिए चाल x प्लस 5 हो गया तो समय कम लगेगा। तो देखिए ज़्यादा में से ना कम घटाएंगे, ज़्यादा में से ना कम घटाएंगे, ज़्यादा में से ना कम घटाएंगे, कम में से ज़्यादा थोड़ा ना घटाया जाता है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। इसीलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाएंगे बराबर 1। बराबर 1 क्यों करें, देखिए यहाँ पे बोला गया है दूरी तय करते हैं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय करती है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर लिए। अगर 1 घंटा ज़्यादा समय बोलता है ना तो बीच में प्लस कर दिए। देखिए कम कहेगा तो माइनस करेंगे, कम समय यहाँ पे बोला जा रहा है कि यात्रा में 1 घंटा। ये नहीं हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ पे बोल देगा 1 घंटा कम की जगह 1 घंटा ज़्यादा बोल देगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस बीच में प्लस कर दीजिएगा। याद रखिएगा ये माइनस जो दिख रहा है, क्यों माइनस है, क्योंकि बोला गया है कि 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। कम मतलब माइनस और ज़्यादा मतलब ऐड कर देंगे। ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, या कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे। अब बराबर में 1, क्योंकि 1 घंटा बोला जा रहा है तो बराबर में 1। 2 घंटा बोलेगा तो 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, नहीं तो फंस जाइएगा। ये तो इक्वेशन बन गया आपको, अब इसको कैसे सॉल्व करना है यह तरीका सीखिए मुझसे। देखिए इसमें भी 360 है, इसमें भी 360 है, 360 को कॉमन निकाल दीजिए। जैसे ही 360 को कॉमन कीजिएगा, इसमें भी 360 है, इसमें भी 360 है। अगर चाहिएगा कि एलसीएम निकाल के इसको बना दे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप लोग भी उसी स्टेप को फॉलो करना। 360 यहाँ पे है बाबू और यहाँ पे 360, तो 360 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 360 को जब बाहर निकालिए तो वहाँ पे 1 बचेगा और नीचे में x माइनस का माइनस, फिर यहाँ भी 1 x प्लस 5 बराबर 1। देखिए जब 360 को मैं कॉमन किया हूँ तो 360 यहाँ से भी गायब हो गया, यहाँ से भी गायब, यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया, तो 1 बटा x माइनस का माइनस। अब देखिए क्या करना है,
अब आपको करना क्या है, आप लिख सकते हैं कि 1/x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 1/में 360 हो जाएगा। देखिए ये है 360 गुना में, ये आ जाएगा कुदुक के भाग में। गुना वाला कुदुक के कहाँ आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। 1/x है, माइनस 1/x+5, ये तो ऐसे रह जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 5 होगा। x और x+5 का एलसीएम लघुत्तम निकलबा तो का होई, तो x इंटू x+5 होगा ना। तो देखिए x से x बार में गया तो क्या मिला, x+5 मिला। x से x कट गया तो x+5 से गुना होगा तो x+5। अब माइनस का माइनस, x+5 से x+5 गया तो क्या मिला, x मिला यहाँ पे 1/में 360। फिर से x और x+5 का एलसीएम निकाले हैं तो यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो x से x कट गया तो x+5 से गुना, माइनस का माइनस, x+5 से x+5 कट गया, x से गुना हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस x और माइनस x कट जाएगा, प्लस में x को है और माइनस में x को है, कट जाएगा। ऊपर में मिला 5 5 और नीचे में x को x से गुना कीजिए तो x² और 5 को x से तो 5x बराबर 1/360 हो गया। ध्यान दीजिए क्या होगा बाबू, x प्लस में है माइनस में कट जाएगा तो 5 मिलेगा, ऊपर में 5 लिख दिया। अब x से इसमें गुना होगा तो x को x से तो x² और प्लस का प्लस 5 को x से तो 5x बराबर 1/में 360 हो गया। अब कोना कोने गुना कर दीजिए, कोना कोने जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 5x को 1 से गुना करेंगे, x² प्लस 5x गुने में 1 बराबर 5 × 360 करना है। कोना कोनी क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x² प्लस 5x गुने 1 और 360 गुने 5 तो x² प्लस 5x रह जाएगा ना। यहाँ पे 1 में किसी चीज़ से गुना कीजिए तो उतना ही रह जाता है, और 360 में 5 गुना कीजिए तो 5 0 0 और 5 6 के 30 का 0, हाथ में लगा 3 और 5 दिया 15 3 18। तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 360 में 5 से गुना किया तो 1800 आ गया। अब बराबर कूद है 1800 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब x² प्लस 5x माइनस 1800 का आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल बोल रहे हैं, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए कैसे टूटेगा ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ मिला है x² प्लस 5x माइनस 1800 अब बराबर में 0 है। अब इसको फैक्टर करना है तो देखिए कैसे फैक्टर होगा ये x² अब प्लस हम लोग 5x को लिख सकते हैं 45x अब माइनस 40x अब माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं कल भी बताया था कि पहले वाले और अंतिम वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो x² को x² कर दिए, अब माइनस 1800 को माइनस 1800, सिर्फ बीच वाले के साथ छेड़खानी करना है। देखिए तो 45 में से जब 40 घटाएंगे, 45 में से 40 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखिए इस 5 की जगह लिख सकते हैं 45 माइनस 40, इस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं तो 45 माइनस 40, तो वही लिखिए, इस 5 की जगह लिख दिए 45 माइनस 40। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 40 कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें x है तो यहाँ से एक x कॉमन आ गया तो x प्लस 45 मिला। यहाँ पे देखिए 2 x था, 1 x कॉमन निकाले तो 1 x बच गया, अब प्लस का प्लस, यहाँ तो x का आप कर लिए हैं तो 45 मिला। अब यहाँ से माइनस 40 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे x अब माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। 4 5 20 का 0 हाथ में 16 से 18, हाँ सही आ रहा है। देखिए और ये भी बात बताया था आपको कि ये दोनों आपस में बराबर आएगा तभी समझेंगे कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। अगर बराबर नहीं है तो समझ आएंगे कि हम जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। तो देखिए x² आप प्लस 45x है, यहाँ पे दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन निकाले तो 2 x था, 1 x बच गया, प्लस का प्लस 45x, x को तो बाहर कर लिए हैं, सिर्फ 45 बचेगा। अब माइनस 40 कॉमन लिए, 40 से 45 में गुना कीजिएगा तो 1800 मिलेगा। तो 40 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 40 से इसमें गुना किए, सॉरी भाग किए हैं 1800 में तो 45 मिल गया। अब दोनों बराबर आ गया तो मिल गया हमको कि x प्लस 45 कॉमन निकालिए। देखिए इसमें भी x प्लस 45 है, इसमें भी x प्लस 45 हो, तो x प्लस 45 जैसे ही कॉमन किए तो क्या मिला, x माइनस 40 मिला, x माइनस 40 अब बराबर में 0 है, बराबर में 0। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि मैं भी 0 के बराबर हूँ और मैं भी 0 के बराबर हूँ, दोनों आप क्या कर रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे ना रहेगा ना लड़ाई झगड़ा करेगा। ये भी बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा है, x प्लस 45 बोल रहा है कि मैं 0 के बराबर हूँ, x माइनस 40 भी बोल रहा है मैं 0 के बराबर हूँ। तो आइए मैं इसको अलग अलग करता हूँ, x प्लस 45 बराबर 0 कर दिया और x माइनस 40 बराबर 0 कर दिया और बीच में एक पाई पार दिया। लो अब लड़ो झगड़ो, बॉर्डर कर दिया, लो लड़ो। पाकिस्तान है हिंदुस्तान है कि लड़ाई झगड़ा करेगा।
तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0 कर दिया। अब x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस में 45 है, इधर आके माइनस में 45 हो जाएगा और x बराबर 40 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में 40 है, इधर आके प्लस में 40 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल को हम लोग क्या माने थे यहाँ पे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और x का आपको दो वैल्यू आ गया है, मतलब उसका दो को चाल आ गया है, एक बार है 40 एक बार है -45। तो -45 नहीं होगा क्योंकि रेलगाड़ी निगेटिव में थोड़ी ना चलती है, दूरी कभी निगेटिव में मेजर नहीं किया जाता है, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं हम। कभी सुने हैं कि गाड़ी -45 के स्पीड से चल रही थी तो x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यही x का वैल्यू 40 हो जाएगा। लिख देंगे कि इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू हम लोग माने हैं चाल के रूप में, ऊपर में माने थे ना कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू आ गया तो लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं कितना बारीकी से आज एक्सप्लेन किया, कितना अच्छा तरीका से आज मैंने आपको पढ़ाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, क्या क्या इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने इसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, छानबीन किया। टोटल यहाँ से मैं 5 प्रश्न आपको बताया। एक नंबर में बताया कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के अनंत हल होंगे, फिर बताया अद्वितीय हल होंगे, समीकरणों को ब्रज गुणन विधि से हल करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, और ये भी VVI है कि ग्राफ खींचना है। फिर ये 5 नंबर जो बताया ट्रेनर वाला, ये भी VVI। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने एनालिसिस किया उसका। मैं डेली 5 से 6 घंटा समय गंवाता हूँ इसके लिए, 5 से 6 घंटा मैं डेली समय गंवाता हूँ। फिर क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूँ, पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ डालता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने एनालिसिस किया, इसका छानबीन किया, तो मुझे मालूम चला कि सिर्फ यही 5 जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आज तक कुछ पूछा ही नहीं गया है अभी तक। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में इससे ज़्यादा आज तक कुछ पूछे ही नहीं गए हैं। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी को मैं आपके समक्ष रखा और हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताया। और यह आपसे ओपन चैलेंज और मेरी गारंटी भी है, यह मेरा आपसे ओपन चैलेंज और गारंटी भी है कि मैंने जितना आपको पढ़ा दिया, अगर उतना पढ़ के आप चले जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर छूट जाता है क्वेश्चन तो यह मेरी जिम्मेवारी होगी, आप लोग उसके लिए मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया और यह क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतिहास बदल जाएगा। अभी तक मैं जो पढ़ाता हूँ वही आता है। मैंने एनालिसिस किया, इस पर टाइम गंवाया, इस पर टाइम दिया। और एक बात देखिए, मैंने पिछले क्लास में, पीछे भी 2 क्लास हो चुका है, एक हुआ है 20/1/2021 के डेट में, इसमें मैं रियल नंबर और वास्तविक संख्या के एनालिसिस को बताया है, विश्लेषण को किया है, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके समक्ष रखा था। एक सिद्ध करे कि √2 √3 अपरिमेय संख्या है, इसमें मैं 8 क्वेश्चन टोटल रखा था। जब एनालिसिस किया था रियल नंबर और वास्तविक संख्या का, तो इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन टोटल बताया था। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं जिससे भी हम मिस हो गया हो, जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू आए हों, वो लोग को वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, तो कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फिर देखिए, मैंने 21 के डेट में क्या किया था, 21/1/2021 के डेट में पोलिनोमियल बहुपद एनालिसिस किया था। देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, देखने में तो लगता है कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका एकदम अच्छा से बन जाएगा, लेकिन क्या होता है जब बच्चे बनाने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन इसका सॉल्व होता ही नहीं है। पोलिनोमियल ऐसा चैप्टर है आपके 10th क्लास का कि लगता है मैं कितना ईजी है यार, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा हमसे, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो बनता ही नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है, तो इसका भी मैं एनालिसिस करके रखा हूँ। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको रियल नंबर, पोलिनोमियल और आज तीसरा चैप्टर क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म आज तो मैं पढ़ाया ही, लेकिन बाकी जो 2 वीडियो लेक्चर आपसे मिस हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए, और अगले क्लास में मैं कुछ
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। और एक बात देखिए बाबू, पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दे दीजिए अभी से। अभी आपके पास 1 महीना समय है। पीछे क्या किए नहीं किए उससे कोई बात नहीं है, गोली मार दीजिए उसको, पीछे क्या किए नहीं किए। अभी से सिर्फ समय दीजिए, यही तो पढ़ने का समय होता है। पीछे तो बहुत कोई पढ़ता है, सब आदमी भूल जाता है, लेकिन यही रिवीजन करने का समय है, यही सेल्फ स्टडी करने का समय है, अपने आप को मोटिवेट करने का समय है, अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का समय है। यही डेली आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। अगर चाहते हैं कि 400 मार्क्स आए आपका, अगर चाहते हैं आप 400 मार्क्स लाना, 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं आप, तो डेली आप 8 से 10 घंटा स्टडी कीजिए। 8 से 10 घंटा स्टडी कीजिए आप, 400+ मार्क्स जरूर आएगा। देखिए यही तो आपका 10 साल का मेहनत है, यही तो आपको 10 साल की कमाई है। 10 साल आप अभी 1 क्लास से 10 क्लास में आए हैं, तो पीछे क्या किए, क्या रिजल्ट आया नहीं आया, कोई पूछने भी वाला नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन 10th क्लास का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसका रिजल्ट हर कोई जानना चाहता है, और यहीं से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बिना कोई फ़ायदे के। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दीजिए, और अपना कमेंट भी कीजिए कि किस चैप्टर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे बोले हैं कि सर 8.1 के ऊपर डिस्कस कर दीजिए, 8.1 के क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री है। तो बाबू आप लोग चिंता ना करें, और 3-4 लेक्चर में वहाँ भी मैं पहुँच जाऊँगा। मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, पहले एक चैप्टर को बताया, 2 को 3 में आ गया, और कल एक्सरसाइज 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही 8 में भी पहुँच जाएंगे। चिंता ना करें आप, आपको ज़रूर 8 पॉइंट बताएंगे हम जब आप कमेंट किए हैं तो। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कृपया अपना प्यारा सा कमेंट भी करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। और बहुत सारी बातें हैं आगे वाले क्लास में करेंगे, आज का लाइव क्लास बहुत लंबा हो जाएगा ना, 1 घंटा 20 मिनट के करीब में पहुँच चुका है। चलिए, इतना ही मैं कहूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट, टेक केयर।